पिछले क्लास में टॉपिक चल रहा था कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी के मुताबिक यह कहा गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी संभव है जब वह तीन नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करे, जिसमें पहला था कॉलिजन, दूसरा था इफेक्टिव कॉलिजन, और आप ये दोनों बात लिख चुके हैं। आज तीसरा टर्म है इसका थ्रीशोल्ड एनर्जी। आपको बताया गया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टकराना जरूरी है रिएक्शन होने के लिए। फिर दूसरा बताया गया प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराना जरूरी है, और तीसरा है सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकराना जरूरी है। एक्चुअल में ये सफिशिएंट एनर्जी ही थ्रीशोल्ड एनर्जी कहलाती है। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वह होगा, लिखिए तो, थ्रीशोल्ड एनर्जी। हेडिंग डालिए थ्रीशोल्ड एनर्जी, और पहले आप इसको समझिए थ्रीशोल्ड एनर्जी है क्या। हेडिंग डाल देंगे। अरे बतिया रही है आगे बैठ के, सुनो इधर। मान लीजिए आप कि ए को बी में कन्वर्ट होना है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट होता है किसमें, बी में। अब सुनिए, कोई भी सब्सटेंस कोई भी हो, उसका कुछ ना कुछ अपना एनर्जी होता है जिसको हम उसका इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इस इंटरनल एनर्जी के साथ ये अपने आप बी में कन्वर्ट नहीं करता है, ये पहले कुछ एनर्जी गेन करता है एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, और उस एनर्जी को पाने के बाद यह बी में कन्वर्ट करता है। मतलब एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है हर एक रिएक्टेंट की, ताकि वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। और जो मिनिमम एनर्जी जितना होने के बाद, जितना पूरा होने के बाद ये कन्वर्ट कर जाएगा बी में, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट कर जाएगा बी में, या यह केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम इसको कह सकते हैं द मिनिमम एनर्जी प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। देखिए, अब जैसे ए है, अभी ए अपने आप तो बी में नहीं बदल जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज होगा, तभी इसमें केमिकल चेंज होगा। तो हमारा कहना यह है कि ए का अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होगा जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए जितना एनर्जी हम अपनी तरफ से दिए वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो टोटल मिला के कुछ एनर्जी हुआ ना, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, और दोनों मिलने के बाद जो टोटल एनर्जी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आगे जाके यह भी पढ़िएगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन प्रॉपर इसका डेफिनेशन यही है जो अब लिखा रहे हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी present in a reactant molecules, present in reactant molecule the minimum energy present in a reactant molecule to take part in a chemical reaction, to take part in a chemical reaction or convert into product, or convert into product is called threshold energy, is called threshold energy। अब आप एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी चीज या कोई भी रिएक्टेंट सिर्फ तभी केमिकल रिएक्शन कर सकता है जब उस रिएक्टेंट का एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाए। थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम यदि उसकी अपनी एनर्जी है तो वह कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है,
वह रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं, रिएक्शन अकर्स व्हेन reactant molecule has energy equal to और greater than the threshold energy। कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग तभी लेगा जब उसकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो। ज़्यादा भी हो जाएगा तो रिएक्शन कर लेगा, लेकिन कम से कम रिएक्शन होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है वो पार होना चाहिए। लिखेंगे नीचे रो देखे, लिखिए रिएक्शन अकर्स when reactant molecules have energy equal to or greater than the the threshold energy। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का तीन कंडीशन, पहला कॉलिजन, दूसरा कॉलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन और तीसरा विथ सफिशिएंट एनर्जी और विथ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस तीन बात को यदि हम किसी एक लाइन में यदि डिफाइन करते हैं ना, तो उसी टॉपिक का नाम होता है इफेक्टिव कॉलिजन। हीरिंग डालेंगे। अब एक नया टॉपिक है इफेक्टिव कॉलिजन। अब ये इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है इसको सुनिए। यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में सफिशिएंट एनर्जी के साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराता है तो इसी को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव कॉलिजन। अब जरा आप ही बताइए तो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन में और सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकराएगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट से वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि इफेक्टिव कॉलिजन जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। लिखेंगे व्हेन reactant molecules when reactant molecules collides with each other when reactant molecules collides with each other in proper orientation and with sufficient energy and with sufficient energy, then it is called effective collision. Then it is called effective collision। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।
सुनिए इधर, एक बर्तन में ए है और है बी, दो रिएक्टेंट मिलकर किसी प्रोडक्ट पी का निर्माण करता है। थोड़ा सोचिए कि यदि यहाँ पर ए और बी कम मात्रा में हो तब, और यदि ए और बी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए यानी अधिक मात्रा में हो तब, किस केस में प्रोडक्ट के बनने की संभावना अधिक है? ज़्यादा कंसंट्रेशन पर या कम कंसंट्रेशन पर? ज़्यादा कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा इफ़ेक्टिव कॉलिजन होने का जो चांस है वह उतना ही अधिक होता है। अब आप यूँ समझ लीजिए कि एक बड़े से फील्ड में दो गुट के बीच लड़ाई चल रही है, मान लो तलवारबाजी चल रहा है। इधर अब बीपी जो इतना बीपी का ग्राउंड है ना थोड़ा बड़ा, इधर से 5 आदमी तलवार लेके बैठा हुआ है, इधर से 5 आदमी तलवार लेके बैठा हुआ है और उसको दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। वैसे में प्रोडक्ट बनने का चांस, प्रोडक्ट बनने का मतलब आप समझ रहे होंगे। हाँ तो बेगूसराय से तो सब समझता होगा। अब उसी में मान लीजिए कि इस तरफ भी 500 आदमी हो जाए, उस तरफ भी 500 आदमी हो जाए, जगह उतने रहे, तब प्रोडक्ट बनने का चांस कब ज़्यादा है? जब आदमी बढ़ेगा। आदमी बढ़ेगा तो उसमें कॉलिजन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव कॉलिजन होगा प्रोडक्ट के बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। एक सिंपल तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि एक बड़े से बर्तन में भीड़ भार कम हो रिएक्टेंट का तो उसके टकराने का चांस कम रहता है, और भीड़ भार अधिक हो तो उसके टकराने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जितना ज़्यादा टक्कर होगा इफेक्टिव कॉलिजन उतना ही ज़्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में उस रिएक्शन का रेट भी उतना ही अधिक होगा। तो एक सिंपल सा बात है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। आई बात समझ में? तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कॉलिजन। लिखिए रहो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हेडिंग हो गया है ना आपका, ये सब मत बना देना। ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, rate of reaction increases with increase in concentration, with increase in concentration of reactant due to increase in effective collision, due to increase in effective collision। देखिए इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है पहले ही। अभी तक थोड़ा बहुत जो बात आप पढ़ रहे थे वह एक जनरल बात था इस चैप्टर का। अब जो बातें स्टार्ट हो रही है इससे संबंधित वह सब न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट धीरे धीरे आ जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, काहे कि अब जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट इन करता है ना इस चैप्टर का, इसका न्यूमेरिकल बहुत अटपटा होता है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आपको ये निकालना है तो एक चीज़ से दूसरा निकलेगा, दूसरा से तीसरा निकलेगा, और तीसरा निकलने के बाद वो चीज़ निकलेगा जिसकी तुमको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बहुत पेचीदा टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें। लॉग का ज़बरदस्त यूज होगा, तो इसके लिए आपको लॉग आना चाहिए ढंग से, जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि आप रिवाइज कर लीजिएगा, पहले बेसिक में बता दिया गया है, अन्यथा परेशानी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब जो इसका जो डेरिवेशन वाला जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको फील कीजिए, अन्यथा नहीं होगा। आप सिर्फ देख लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, कुछ नहीं होगा। जब तक आप गहराई से सोचेंगे नहीं, आप एक क्वेश्चन पर काम नहीं कर सकते। सुनिए, अभी हमने कहा कि रिएक्शन में यदि आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है और घटने से घटता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है। यहाँ पर सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। यहाँ पर इस बात को देखना पड़ता है कि कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाएंगे तो रेट कितना से बढ़ जाएगा, या इस कंसंट्रेशन पर रेट इतना है
तो इस कंसंट्रेशन पर रेट क्या होगा। मतलब इस तरह की बातें जब आती है तो यहीं पर ना न्यूमेरिकल वाला बात, कैलकुलेशन वाला बात आ जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री है वो तो होगा ही। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यदि आप ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। और आप याद कीजिए, ये आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है जो 11th में पढ़े हैं। याद है या भूल गए आप? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट कहाँ से आया था? लॉ ऑफ मास एक्शन से आया था। सब भूल भाल के बैठे गए। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से बता दे रहे हैं। वैसे भी मैं बता दूं, वहाँ पर जो आप पढ़े थे हम आपको कहे भी थे कि ये 12th का टॉपिक है। हम अभी शॉर्टकट में बता देते हैं, 12th में इसको डिटेल में बताएंगे। अब वो बात आ गया है, वो 12th का ही था और अब 12th वाला ये पार्ट इन करता है। इसको बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं समझे छोड़िए, हटाइए। जो नहीं पढ़े मत पढ़िए, अब कम से कम ध्यान दीजिए। लिखिए लॉ ऑफ मास एक्शन। लिख लिए क्या? इसको लिखने से पहले इसका जो स्टेटमेंट है उसको बाद में लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। देखो कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे ए और बी, ये रिएक्शन करके मान लो किसी प्रोडक्ट पी का निर्माण करता है, या प्रोडक्ट हम कुछ और लिख देते हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि आपको दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको बैलेंस कर दीजिए। यदि एक सही में प्रॉपर रिएक्शन होगा तो आप निश्चित रूप से इसको बैलेंस कर सकते हैं। या एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि बैलेंस करने के दौरान ए का कोफिशिएंट आपको आया स्मॉल ए और बी का कोफिशिएंट आया स्मॉल बी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा एक बात और, होली छुट्टी के बाद 4-5 दिन के अंदर किसी दिन आपका टेस्ट होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। पहले हम 2 क्लास ले लेते हैं न्यूमेरिकल का, तो आप लोग होली छुट्टी में पूरा ढंग से पढ़ के आइएगा। कम नंबर आएगा पिटबो करेंगे, बता दे रहे हैं अभी। मुंह मत चुंगिए, ये मार लगेगा। खाली 2 महीना पढ़ने खाली न्यूमेरिकल ही नहीं आएगा, वो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा सब। इधर देखिए, अब हल्ला नहीं। अब देखो कैसे कैसे करने लगा। टेस्ट के नाम पर तुमको दांती काहे लगता है? देखते हैं वो मैक्सिमम कितना रहेगा। हमको लगता है 25 क्वेश्चन देंगे, 4 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव चेक कौन करेगा? चलो इधर देख। अरे क्या क्या दिक्कत होगी भाई? अच्छा टेस्ट नहीं ले इस पक्ष में कितने लोग हैं? टेस्ट नहीं ले इस पक्ष में कितने आदमी हैं? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो हल्ला किस बात की हो रही है? देखो सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनिए। आपको कोई पिटाई नहीं लगनी है। कम से कम आप अपने आप को जज भी तो कीजिएगा ना कि पूरा ये 2 महीना जो चैप्टर चला उसमें एगो टेस्ट हुआ तो उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा। और हम भी तो देखेंगे ना कि आपको समझ में कितना आया। तो दोनों आदमी को ये बात समझना जरूरी है कि हम समझाए तो आपको समझ में कितना आया, और आप समझे तो आपको कितना समझ में आया। ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप में यदि कमी है तो आप उसको दूर करेंगे ना, या हम में कमी होगा तो हम दूर करेंगे। और हम में नहीं है वो हम जानते हैं। जितना कर दिए हैं उतना करने के लिए बहुत दम चाहिए होता है। पागल की तरह पढ़ाया गया है और इसी तरह से हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको उसको कमांड करना पड़ेगा ना। और आप एक बात सोच लीजिए, यदि आपका परफॉर्मेंस ढीला पड़ा तो हम क्वालिटी एजुकेशन देना बंद कर देंगे, फिर हम शॉर्टली खींचना शुरू कर देंगे, फिर हम उतना डिटेल में क्यों जाएं। अरे एक चैप्टर को 2 महीना में काहे पढ़ाएंगे जब तुम उतना लोड ही नहीं लोगे। तो शॉर्टकट में पढ़ा के निकल जाएंगे। जितना तुमको बोर्ड लेवल पर जरूरी है उतने बताएंगे। जरूरी है IIT मेंस और एडवांस लेवल को चेक करना। और अभी आप क्वेश्चन बना के देखिए सॉल्यूशन चैप्टर का, देखिए तो IIT का क्वेश्चन नहीं बनता है क्या? हाँ हो सकता है लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम हो, या 2-4 प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें आप अटपटा टाइप का लग रहा हो, तो थोड़ा सा हेल्प करने के बाद आपसे क्वेश्चन टोटल बनने लगेगा। और कोई बात ऐसा है ही नहीं जो थ्योरी से कॉपी से बाहर है। तो आप अपनी क्वालिटी को यदि मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या लगता है कि हम कर पाएंगे? तब तो हम भी नहीं कर पाएंगे ना। आपको हम दे रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट की तरह है, बॉइलिंग टेम्परेचर की तरह। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, और पानी को कितनों आग लगा दीजिए
उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, थर्मामीटर डाले बहुत होगा तो जल्दी उड़ जाएगा वो। तुम इन लोग का यही दशा होगा फिर। देखो इधर, इसीलिए आप अपना क्वालिटी मेंटेन रखिए ताकि हम अपने आप को मेंटेन रख सकें। आप मेहनत कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक है हमारा मेहनत कम हो जाएगा। फिर किसके साथ काम कर रही है तो हमको देखना पड़ेगा ना। देखिए इधर, अब शांत हो जाइए। देखिए, मान लीजिए यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये नियम कहता है कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। कितना रिएक्टेंट है? एगो है रे, दो गो रिएक्टेंट है। एक है कंसंट्रेशन ऑफ ए और दूसरा है बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी। यदि इसमें सी रहता तो यहाँ जरूर लिखते हम कंसंट्रेशन ऑफ सी। राइज टू द पावर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट, जिसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट है वह कंसंट्रेशन टर्म का पावर होगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। यदि सी रहता तो कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी। सिर्फ ए ही रहता, मतलब सिर्फ ए रहता तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए होता। बस इतने तो है, भारी लग गया है। तो स्टेटमेंट देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant rise to the power of corresponding coefficient given in a balanced chemical equation. This statement is called law of mass action. क्लियर है ये चीज? अब आप एक चीज गौर कीजिए, यहां से यदि प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा दें तो एक कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को हम k लिखेंगे, r इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b। आप याद कीजिए, इसी k को ना हम लोग रेट कांस्टेंट कहते थे। यही k आपका कहलाता है रेट कांस्टेंट। इसका एक और नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। ये तीनों नाम से जाना जाता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन से ये फाइनल इक्वेशन जो आपको मिला, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। याद आया? अब आप ये बताइए कि अलग अलग रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ इक्वेशन अलग अलग आएगा या हर बार यही आएगा? अलग अलग आएगा। कई तरह की चीजें बदल सकती हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट बदल सकता है, इसका पावर बदल सकता है। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, यदि आपको ये समीकरण मिल जाता है, ये इक्वेशन मिल जाता है, तो ए और बी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता ही रहेगा। क्वेश्चन में आपको के का वैल्यू दे देगा कि इस रिएक्शन का जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट है वो इतना है, और ए और बी का कंसंट्रेशन आपको दे देगा कि ए के इस कंसंट्रेशन और बी के इस कंसंट्रेशन पर बताइए कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो क्या आप सारे वैल्यू को यहाँ रख के आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? अब उसी क्वेश्चन में कहेगा कि अब बताइए इतना पर कितना होगा, मतलब फिर से आपको क्या करेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर देगा। पहले मान लो 2 4 पर निकालने के लिए कहा, अब 8 और 10 पर निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ रेट लॉ इक्वेशन निकाल लीजिए, वैल्यू को पुट करते जाइए फटाफट, आर का वैल्यू डिफरेंट कंसंट्रेशन पर निकलता जाएगा और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अलग अलग कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट क्या होगा। और आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट घटेगा। क्लियर है ये चीज़? लेकिन हर हाल में आपको अलग अलग इक्वेशन के लिए ये लॉ ऑफ ये रेट लॉ इक्वेशन लिखने आना चाहिए, और ये तब आएगा जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन जानेंगे। एरो दीजिए और लिखिए, पहले डिफाइन कीजिए, इसको लिखना नहीं है अभी। लिखिए तो, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant, concentration of reactant rise to the power of
rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to the power of corresponding coefficient raised to the power of corresponding coefficient given in a balanced chemical equation, raised to the power of corresponding coefficient given in a balanced chemical equation, given in a balanced chemical equation. This statement is called law of mass action. This statement is called law of mass action. उतारिए यहां से नीचे तक. H2 प्लस I2 कन्वर्ट करता है HI में. यदि आप इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए. बताइए R इज इक्वल टू के, मतलब कुछ नहीं करना है, R बराबर के करके जो भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन दे दीजिए, जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है उसको पावर कर दीजिए. यानी ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 का पावर 1. पावर में 1 दे या ना दे, बात एक ही है. NH3 कन्वर्ट करता है N2 प्लस H2 में. बताइए तो इसके लिए रेट क्या निकलेगा? R बराबर, पहले तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस. कैसे बैलेंस होगा? यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए. R बराबर हो जाएगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NH3 का पावर 2. तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन बदल रहा है तो रेट लॉ इक्वेशन भी बदल रहा है, वो तो बदलेगा ही. तो जब भी आपको रेट निकालना होगा तो उस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं कर सकते काम. अच्छा ये बताइए, क्या ये, सुनिए, क्या ये इक्वेशन बिना केमिकल रिएक्शन के लिखा जा सकता है? हाँ या ना? लिखा जा सकता है. उसका एक दूसरा तरीका है, वही अगला हेडिंग है, रेट लॉ इक्वेशन बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा. देखिए जो आप सोच रहे हैं, आप गलत नहीं सोच रहे हैं कि बिना रिएक्शन के कैसे वो लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि आप नहीं पढ़े हैं वो चीज़, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं लिखा जा सकता है. लिखा जा सकता है. एक्सपेरिमेंट, किसी रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंटल डाटा की मदद से वह इक्वेशन लिखा जा सकता है. और कैसे लिखा जा सकता है इसको आप देखिए, हम दिखाते हैं. और अब आपको यहां से कैलकुलेशन वाला बात आ चुका है. साथ साथ उतारिएगा अभी आप.
लिख लिया क्या? अब यहां से साथ साथ चलेगी। देखो इधर, मान लीजिए कि ए और बी आपस में रिएक्शन करता है और किसी प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो रिएक्शन लिख ही दिए। हम रिएक्शन कहाँ लिखे हैं? प्रोडक्ट ने लिख दिए। अरे प्रोडक्ट ने उधर लिखे हैं। यदि रिएक्टेंट कुछ हो लिख के हम प्रोडक्ट लिख दिए, तुम बैलेंस कर पाओगे कभी भी? हम बोल दिए कि H2 प्लस I2 मिलके कुछ हो बनाता है, लिखे ही नहीं हम क्या बना रहा है, क्या बैलेंस कर पाएंगे आप? तो मान लीजिए कि ये सब रिएक्शन कर रहा है, तो हम यहाँ पर ए और बी के कोफिशिएंट की बात करेंगे भी नहीं, लेकिन अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। और एक्सपेरिमेंट क्या है इस बात को समझिए। हम यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम इसको नंबर दे देते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो यहाँ कितना एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं? 3। अब क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको देखिए आप। सुनो, मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पर हम लेते हैं रेट। हम 3 चीज पर काम कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम ए का कंसंट्रेशन रखे 2m, 2m, और बी का कंसंट्रेशन कितना रखे? 1m। तो ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, और दोनों रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ हम कंसंट्रेशन ले लिए, तो निश्चित है कि कुछ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद उस रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक सर्टेन रेट होगा। मान लीजिए उस रिएक्शन का रेट हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसको हम कर देते हैं 2 गुना। किसको? कंसंट्रेशन ऑफ ए को कर देते हैं 2 गुना, और कंसंट्रेशन ऑफ बी को सेम रखते हैं। तो ये हो गया 2 गुना, ये हो गया सेम। तो रिएक्शन का रेट अब मान लो हमको बता रहा है एक्सपेरिमेंट कि ये 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड चल रहा है। और तीसरा में हम क्या करते हैं, इसको पहला में 2 था, 1 था, इसको फिर से हम 2m ही रखते हैं, इसको अब 2 गुना कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अब ये आ गया आप रेट 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यदि हमको इतना बात पता चल जाए तो हम निश्चित रूप से जिस रिएक्शन पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके लिए रेट लॉ इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दो इधर। यहां पर कंसंट्रेशन है 2 और यहां है 4, मतलब ए का कंसंट्रेशन 2 गुना से बढ़ा, बी का कंसंट्रेशन सेम रहा, रेट बढ़ा कि नहीं? हाफ से नहीं, 2 गुना से बढ़ा है रेट। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लोग 1 आएगा। तो हमारी बात सुनिए, पहला 2 एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कि बी का कंसंट्रेशन रत्ती भर नहीं बदला है, लेकिन फिर भी रेट बदला है। और रेट बदला नहीं, रेट बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा रेट? क्योंकि ए का कंसंट्रेशन बढ़ा। इसका मतलब रेट का संबंध कंसंट्रेशन ऑफ ए से है, हाँ या ना? अब कैसा संबंध है? तो ये 2 गुना से बढ़ा तो यह भी 2 गुना से बढ़ा। इसका मतलब यह 4 गुना से बढ़ेगा तो वह भी 4 गुना से बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो रेट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के। बात समझ में आया कैसे हम ये बात ज्ञात की? अब दूसरा सुनो, अब हम रेट का संबंध कंसंट्रेशन ऑफ बी के साथ देखेंगे। यदि तुमको बी के साथ रेट का संबंध देखना है, रिलेशन देखना है, तो तुम देखो कि ए कांस्टेंट कहाँ है। ए को देखो, पहला एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंट में यहां पर 2m, यहां भी 2m, तो यहां पर स्थिर रह गया। जबकि थोड़ा गौर से देखो तो 1 से 2 हो गया, यानी ये 2 गुना से न बढ़ गया। तो रेट कितना गुना से बढ़ा? 4 गुना से बढ़ा। गौर से देखिए आप, ये 2 गुना से बढ़ा, सॉरी, एक कांस्टेंट रहा। तो पहला एक्सपेरिमेंट में रेट कुछ और है, तीसरा एक्सपेरिमेंट में रेट कुछ और है। जबकि हम देख रहे हैं कि पहला एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वह फिक्स है, सेम है। इसका मतलब यदि पहला में रेट और तीसरा में रेट बढ़ा, पहला की तुलना में तीसरा में यदि रेट बढ़ा है, तो वह कहीं से ए के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम ए के कंसंट्रेशन को बदले ही नहीं, कांस्टेंट है वह। तो उस रेट को बढ़ाया कौन होगा? बी। रे सो रहा है, रे आगे में रात नहीं सोया था क्या? सुनिए इधर, तो
अब इधर देखिए, तो ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह गया, तो बी का देखिए, बी 2 गुना से बढ़ा तो ये 4 गुना से बढ़ा। आपको नहीं लगता है कि इसका पावर 2 गुना से बढ़ा? हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में ये जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2 का। इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, फ्रॉम 1 and 2 आर इसके प्रोपोर्शनल है, आर इसके प्रोपोर्शनल है, तो हम फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं? आर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर, देन आर इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर। कुछ गौर किए आप? क्या उसी टाइप का इक्वेशन नहीं मिला है? इसका मतलब है a का कोफिशिएंट 1 रहा होगा, b का कोफिशिएंट 2 रहा होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो बात आती है ना यहाँ पर, कंसंट्रेशन का जो पावर आता है ना, वास्तव में वह इसका कोफिशिएंट नहीं होता है, यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस कोफिशिएंट के बराबर होता है। लेकिन कुछ केस ऐसा भी है जब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता है। तो जब धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना बात लिखिए। समझ में आए कि बिना बैलेंस किए हुए, बिना रिएक्शन के भी ये चीज़ कैसे लिखा जा सकता है। आपको इस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और सुनिए, ये जो रेट लॉ इक्वेशन आया है, यह निकालने का, जैसे कुछ डाटा आपको दे दिया, तो इस रेट लॉ इक्वेशन को निकालने का यह पहला तरीका था। अब इस रेट लॉ इक्वेशन को निकालने का एक और तरीका है जो कल हम आपको बताएंगे, आज टाइम नहीं। ये था इसका फर्स्ट मेथड, कल होगा इसका सेकंड मेथड। एग्जैक्ट यही डाटा आप हमको कल लिखा दीजिएगा, तो इसी पर हम आपको एक दूसरा तरीका बताएंगे, जहां पर एक बार फिर से हमको यही इक्वेशन मिलेगा। आपको जो दोनों में अच्छा लगे, जो हल्का लगे, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।